नमस्कार दोस्तों, रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की थीम नज़र आ रही होगी और आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पर चर्चा। यानी जो 15 क्वेश्चन जो स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के बनते हैं, यानी 15 क्वेश्चन यानी 30 अंक का जो पोर्शन रहता है, उस पर आप अपना आज इस पर चर्चा करेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे पुराने क्वेश्चंस को देखते हुए कि भाई क्वेश्चन पुटअप कहाँ से कर रहा है। तो सारी बातों इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो इतिहास के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो कैसे पूछते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि इतिहास के पोर्शन के बारे में। जो अपने इतिहास का जो पोर्शन रहता है 15 अंक का, कितने अंक का रहता है ये अपने 15 अंक का, 30 अंक का रहता है। सॉरी, कितना अंक रहता है? 30 अंक का ही रहता है। और लगभग मैं मानता हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं इसके? 15 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर हम देखते हैं 3 पार्ट अपने दे रखे हैं और 3 पार्ट के अंदर अपन देखेंगे। इसके अंदर एक दे रखा है अपने भारत का इतिहास। कौन सा दे रखा है? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ये दे रखा है। एक अपने दे रखा है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और एक दोस्तों एक दे रखा है कि कल्चर, राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला व संस्कृति, यानी कल्चर का पार्ट आप अपने इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर है वो ये अपने दे रखा है। ठीक है, तो 3 पार्ट अपने दे रखे हैं। तो एक तो भारत का इतिहास दे रखा है, एक राजस्थान का इतिहास दे रखा है और एक राजस्थान कला व संस्कृति अपने जो सिलेबस में ये दे रखा है। टोटल अपर मैं बात करूँ तो कितने अंक का ये? 30 अंक का ये माना जाता है। सबसे बड़ी दोस्तों यही है कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के अंदर अधिक से अधिक नंबर लाने हैं तो आपको इतिहास पे तो आपको अच्छे से काम करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इतिहास आपका पार्ट है, 15 क्वेश्चन का जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर मैं बात करूं भारत के इतिहास के अंदर, लगभग मैं मानता हूं कम से कम दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन, कितने? 5 से 6 क्वेश्चन आप देखोगे कि इसके अंदर से आपको मिलते हैं। अगर अपन अभी सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी हमने देखते हैं 6 क्वेश्चन भारत के इतिहास से जो है क्वेश्चन पूछे थे। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा राजस्थान का इतिहास का, कम से कम अगर इसको मानता हूं मैं 7 से 8 क्वेश्चन, कितने? 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास के आपके बिल्कुल आपके दे रखे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज अगर मान के चलूं, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 तो आपके पूछते ही हैं। तो ये अपना सिलेबस का रहता है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन का इसके अंदर ये मामला रहता है। और भारत के इतिहास के अंदर तो 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास के रहते हैं और राजस्थान कला संस्कृति के 2 से 3 क्वेश्चन आपके ये रहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों राजस्थान का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर रहने वाला है। यानी अगर मैं बात करूं तो भारत के इतिहास के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन और राजस्थान में कंप्लीट मिला के अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थानी कला व संस्कृति है। अगर उसमें भी मैं बात करूं तो राजस्थान का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला। ये आप देखोगे, पुराने पेपर्स देखोगे, सारी बातें आपको इसके अंदर नजर आएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। आपको स्ट्रेटेजी से दोस्तों ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेटेजी से आपको काम करना है, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे रहते हैं वो इतिहास के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा वो पिछड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पिछड़ जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा अगर आप इस स्टडी से काम करोगे, सारा चीज़ आपको नजर आ रही है कि भारत के इतिहास 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे प्रश्नों की प्रकृति है। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये एक वो था कि एक स्ट्रेटेजी के साथ में आपको इन क्वेश्चंस की जो पुटअप आरपीएससी पूछ रही है, ये मैंने आपको बेसिक आपको मैंने अच्छे से बता दिया है।
अब दोस्तों अपन चलेंगे सिलेबस की ओर, और सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना, और जो पूरा एक एक पाठ्यक्रम का पूरा समरी बताऊंगा मैं अच्छे से। भाई पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या है सिलेबस, भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान की कला संस्कृति अपने सिलेबस के अंदर आपको दे रखी है। तो अपन चलते हैं सिलेबस के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, भारत का इतिहास अपने टॉपिक दे रखा है, और भारत के हम देखते हैं कि भारत का इतिहास और राजस्थान का कला संस्कृति अपने दो पार्ट अपने सिलेबस में है। सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है गुप्त काल व मुगल काल में साहित्य कला व स्थापत्य कला का विकास। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं गुप्त कला, यदि अपना पूरा टॉपिक दे रखा है गुप्त कला अलग से, और एक दे रखा है मुगल काल में साहित्य कला व स्थापत्य का विकास। अब सिर्फ दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में से आपको मेन चीज ही पढ़नी, जैसे मान लो साहित्य आपको पढ़ना है 100%, एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपके आरपीएससी 100% इसमें से पूछती है। ये तो फिक्स है कि साहित्य में से एक ना एक क्वेश्चन आपकी 100% पूछी है। कालिदास की रचनाएं पूछ लेगी, ठीक। अभी आप देखो कौन सी गुप्त काल के समय पुस्तक नहीं है, ये पूछ लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है गुप्त काल का साहित्य में से विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ लेंगे, आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर के बारे में, ठीक है। उस समय जो जो पुस्तकें लिखी गई थी सारी पुस्तक आपको याद ही करनी है, इसमें कोई आपको किंतु परंतु नहीं करना है। तो आपको साहित्य पर काफ़ी फोकस करना है, एक क्वेश्चन आपकी आरपीएससी पूछ लेती है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो मंदिर, दूसरा पॉइंट दोस्तों अगर मैं बात करूँ मंदिर, ये दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं आरपीएससी के फेवरेट कि साहित्य और मंदिर में से तो 100%, गुप्त काल में से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपकी आरपीएससी पूछती है, ये फिक्स है। और मैं अगर बात करूं मुगल काल में, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुगल काल के अंदर है, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो साहित्य में से क्वेश्चन पूछेंगे, चित्रकला में से पूछेंगे, किसमें से, चित्रकला में से पूछ लेंगे, और स्थापत्य कला में से पूछ लेंगे। स्थापत्य यानी कहने का मतलब यह है कि आपको ये ही चीजें सारी पढ़नी है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर गुप्त काल के अंदर अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना कि कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से क्या है क्या नहीं है, सारा अपन को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मुगल काल के अंदर भी सारे राजाओं के नाम अपन को नहीं पढ़ने हैं, जो अपने सिलेबस में सिर्फ दे रखा है कि साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये तमाम जितने भी चीजें दे रखी है वही अपन को इसके अंदर पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब गुप्त काल और मुगल काल से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपके आरपीएससी हर ग्रुप बनता है। आप देखोगे आरपीएससी के अंदर ग्रुप बनते हैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आरपीएससी गुप्त काल मुगल काल में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आरपीएससी पूछती है। नेक्स्ट चलते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों हम देखेंगे जो इसके राजनीतिक कारण है स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है, तमाम जितने भी कारण है और इनकी घटनाएं कहाँ कहाँ हुई पूरे भारत के अंदर, तो तमाम क्षेत्रों के अंदर इसकी घटना होती है। और हम देखते हैं कि इससे मिलान करवाते हैं, ऑप्शन से आप देखोगे तो सारी बातें 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक क्वेश्चन आरपीएससी किसी न किसी ग्रुप में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेगी। 3-4 ग्रुप बनेंगे, 3 में से एक ग्रुप में तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और हम देखते हैं कि तीसरा जो टॉपिक आपके देर का है वो है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कहने का मतलब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी, ये 3 टॉपिक है जिसमें से आरपीएससी आपको एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछती है। इनमें से क्या पूछेगी हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि राजा राम मोहन राय, इसमें से आप देखोगे इनकी किताबें काफ़ी आरपीएससी पूछती है, छोड़ के तो इसमें से कुछ भी नहीं जाना है, आपको याद ही करना है और आपको याद ही करना है, कोई इसके अंदर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब राजा राम मोहन राय में सारी बातें आपको इसके अंदर बारे में पता होगी, सारे संगठन याद होने चाहिए, सारी पत्रिका याद होनी चाहिए, और राजा राम मोहन राय जितने भी आप देखोगे पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो सारी आपके सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर मैं बात करूंगा दयानंद सरस्वती के बारे में, आप देखोगे कि आर्य समाज की स्थापना का क्वेश्चन काफ़ी रिपीट बार हो चुका है। आर्य समाज से क्वेश्चन आप देखोगे कई ना कई बार किसी न किसी ग्रुप के अंदर, और या फिर पहले भी आप देखोगे कई ना कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दयानंद सरस्वती से भी क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, फिक्स है, ये आपको ही पढ़ना पड़ेगा। किसी ग्रुप में 2-2 बार क्वेश्चन दे रखे हैं दयानंद सरस्वती से, तो वो डिपेंड करता है आरपीएससी, अपन को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही आपको याद करना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको सिलेबस सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो है गुप्त काल, साहित्य कला विज्ञान, मुगल काल में साहित्य कला विज्ञान, ठीक है, जो भी स्थापत्य का विकास है। सेकंड है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अपने पास दे रखा है।
तीसरा है सामाजिक धार्मिक जो पुनर्जागरण है, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और तीसरा है दोस्तों अपन बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये तीन जो ये पॉइंट है मैं आपको एक अच्छे से करवा दूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके इसके अंदर से नहीं बनेंगे, ऊपर के जो क्वेश्चन है वही पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में 1897 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, वही आपको इसके अंदर याद करना है। तो ये तीन पॉइंट है और तीन ही पॉइंट आपको अच्छे से याद ही करने हैं पड़ेंगे। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण ये मॉडर्न इंडिया का ये टॉपिक माना जाता है। दोस्तों ये था 3 टॉपिक, तो आपको अच्छे से ही याद करने पड़ेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसके अंदर से आप देखते हैं कि 4th पॉइंट है अपने पास। इसके अंदर आप देखोगे प्रमुख नेता आपके दे रखे हैं कि कौन कौन से नेता है, कौन कौन से आपको इनकी सारी बातें, ठीक है, क्या क्या इन्होंने किया, तो सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, जो कि हम देखते हैं काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है ये, और लगभग मैं मानता हूँ कि इसमें से जो आरपीएससी पूछेगी वो एक ही क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी। क्या अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? और भी क्वेश्चंस है, लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट जो आरपीएससी यही रहेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, विनायक दामोदर सावरकर। तो यही क्वेश्चन बनता है। फिर हम देखते हैं कि इनकी पुस्तकें हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है ना, पुस्तक है, और इन्होंने जुबली बनाई थी 1857 की, ठीक है, लंदन के अंदर, जब ये हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। तो सारी बातें हम देखेंगे वीडी सावर के अंदर, सारी बातें दे रखी है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये है पहला, यानी पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही है, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी। तो 1904 के, कब हुई थी? 1904 के अंदर। सारी बातें मैं कराऊंगा आपको, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस समझा देता हूँ, फिर आप हमारी रणनीति बात करेंगे आगे कैसे कैसे वीडियो हम डालेंगे, और एक एक पॉइंट को एक एक जो टॉपिक को लेते हुए साथ चलेंगे, और सारी चीज़ें हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारा ही सब कुछ करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें से फिक्स है साहित्य से क्वेश्चन पूछेंगे। किसमें से पूछेंगे? इसमें से साहित्य फिक्स है, साहित्य का एक दे देंगे, और इनकी जो पुस्तकें हैं, यानी साहित्य इन्होंने जो जो लिखा वो सारा इसमें से पूछ लेंगे, ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी से एक ना एक क्वेश्चन साहित्य से हमेशा बनता ही है। पुस्तकें मेन चीज़ इनकी पुस्तक है, क्योंकि इन्होंने पूरा काम पुस्तकों पर किया, सारी चीज़ इसके बारे में पूछ लेंगे। तीसरा दोस्तों अगर बात करूँ लाला जी के बारे में, तो लाला जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से करा रखी है। और जैसे अगर एटक की स्थापना बात करूँ तो एटक की स्थापना कब हुई, सारा इसके अंदर है, ठीक है। और हम देखते हैं कि भगत सिंह जो इन्होंने लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है ना, तो ये सारी बातें लाला लाजपत राय के अंदर है। हम देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे ये, ठीक है। तो और भी सारी बातें हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें शेर पंजाब भी कहते हैं। तो लाला लाजपत राय से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, आप देखोगे ग्रुप मिला के। चौथा मैं बात करूँ बाल गंगाधर तिलक साहब, तो तिलक साहब के बारे में फिक्स है, ठीक है। हम देखते हैं तिलक साहब ने गीता रहस्य नाम की पुस्तकें लिखी थी, इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है, सारी चीज़ें आपको ही इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात विपिन चंद्र पाल है, इसके अंदर साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट है, साहित्य पढ़ना है। इसके अंदर क्या पढ़ना है? साहित्य पढ़ना है, ये फिक्स है। ये तो सारे याद करिए जाने से इसके सारे साहित्य है, ठीक है। और याद करो चाहे मत करो, लेकिन आपको साहित्य तो आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, ठीक है। हम देखते हैं इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो ये है अपने पास चंद्रशेखर आज़ाद साहब। भगत सिंह आपको पता ही होना चाहिए, भगत सिंह के बारे में सारी बातें। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी पुस्तक फिक्स है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और हम देखते हैं जब मैं नास्तिक क्यों हूँ, और हम देखते हैं जब एचआरए बनता है 1924 के अंदर कानपुर के अंदर, तो उस समय भगत सिंह नहीं जुड़े थे। हम देखते हैं कि सचिंद्र सान्याल, ठीक है, तमाम और भी नेता थे और उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब 1928 के अंदर वापस HSRA बनता है फिरोज शाह कोटला के अंदर दिल्ली के अंदर, तब हम देखते हैं भगत सिंह जुड़ते हैं, चंद्रशेखर है, तमाम और भी क्रांतिकारी जुड़ते हैं, और ये संगठन बनता है आगे। उससे पहले HRA काम कर रहा था 1924 से, ठीक है। और 1928 के अंदर हम देखते हैं सोशलिस्ट वर्ल्ड एक जोड़ा गया 1928 के आसपास। और हम देखते हैं भगत सिंह के बारे में सारी बातें हम पूरा चैप्टर के अंदर इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिक्स एक ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और इनकी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट इसी उनकी पुस्तक मानी जाती है। सुखदेव की बात करूंगा तो सुखदेव में इतना कुछ है नहीं, आपको बस एक यही याद रखना है कि सुखदेव कहाँ के थे, ठीक है ना। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, सुखदेव कहाँ के थे। सारी और कुछ सब हम देखते हैं भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ते हैं क्रांतिकारी मूवमेंट के अंदर ही सारा चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुखदेव के बारे में ये पढ़ना है कि कहाँ से थे। नेक्स्ट बात करेंगे रास बिहारी बोस।
हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस के बारे में सारी पता होगा आपको, जो होर्डिंग बम कांड हुआ था तो उसके अंदर इनका नाम संलग्न था। फिर हम देखते हैं जापान चले गए थे, और जापान जाने के बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को भी दी थी, ठीक है। वहाँ पे ही इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी थी। तो सारी बातें हम देखते हैं कि रास बिहारी बोस के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो आज़ाद हिंद फौज के अंदर सबसे प्रारंभिक नेता के रूप में माने जाते हैं कौन थे, रास बिहारी बोस ही उसके माने जाते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें से मैं बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। मैं सारी एक वीडियो, एक नेता के रूप में सारी एक वीडियो अच्छे से आपको मैं करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, किताबें याद करवा दूंगा सारी, और कौन कौन सी इनके साहित्य है, ठीक है, इनके संगठन कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस का तो क्वेश्चन हमेशा ही आरपीएससी का टारगेट ही सुभाष चंद्र बोस रहता है, क्योंकि हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस से आरपीएससी क्या हर जगह हर लोग ही इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं इन्होंने इनका संघर्ष, सारी बातें आपको मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो उन सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपके ये टॉपिक नेता दे रखे हैं, और हम देखेंगे कि तो वापस से एक बार याद कर लो कौन कौन से है। सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, कौन कौन से, विनायक दामोदर सावरकर। इसके अलावा फिर हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें हम देखते हैं साहित्य से क्वेश्चन पूछता है, लाला जी से क्वेश्चन पूछता है, एटक की स्थापना कब हुई, बाल गंगाधर तिलक साहब के सारी बातें पूछेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि इन्होंने गणपति उत्सव, ठीक है, और हम देखते हैं शिवाजी उत्सव किसने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने बनाया था। विपिन चंद्र पाल से साहित्य से क्वेश्चन पूछेंगे, इस बार तो पूछ लिया कि लाहौर ट्रिब्यून जो है संपादक किसने किया था, तो हम देखते हैं विपिन चंद्र पाल साहब ने। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद, जो कि हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, इन तीनों हम देखते हैं कि एक ही टॉपिक है ये पूरा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, यानी क्रांतिकारियों में अगर मैं बात करूंगा तो अपने तीनों क्रांतिकारी अपने दे रखे हैं। फिर हम देखते हैं रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, ये दो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं, क्योंकि दोनों को हम देखते हैं एक प्रकार से जापान से बाद में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सारा हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस के अंदर ही आ जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक नेता रास बिहारी बोस थे, उसके बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे उसकी जो कमान थी वो सारा सुभाष चंद्र बोस के पास में चली जाती है। तो ये सारी बातें आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को साथ लेते हुए आपको याद करवाते हुए मैं इसको चलूंगा। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ दोस्तों, आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन में नेता है उसके बारे में सारा दे रखा है, ठीक है, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा महात्मा गांधी जी के बारे में, इनके तीन बड़े मूवमेंट हैं, और तीन बड़े मूवमेंट में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पूछता है। तीन बड़े मूवमेंट कैसे, एक तो असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीन जो बड़े मूवमेंट है गांधी जी के। और भी आंदोलन हम देखेंगे, चंपारण है, ठीक है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मजदूर है, ठीक है, ये सारे तीन इनके आते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 के बाद में आते हैं। और सबसे पहले इन्होंने ये जो है राजनीतिक एक प्रकार से देखूंगा आंदोलन, वो सबसे पहले चंपारण ही माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार के अंदर ये जगह थी। और हम देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण से सारा मामला स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में अगर मैं बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, जिन्होंने कहा कि आप सबसे पहले आओ और 1 साल का पूरा भ्रमण इसके अंदर आप पूरे भारत के अंदर आप भ्रमण करके आओ। तो जवाहरलाल महात्मा गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन आपके इनकी पुस्तकें पूछ लेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज पुस्तक है तो ये पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब है गांधी जी से भी एक क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेती है, तो आपको पढ़ना ही इसके अंदर पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पंडित जी के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट हुई थी, ठीक है, जब उनके जो पिताजी है मोतीलाल जी नेहरू है, उनके जब पिताजी थे, उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट निकाली थी तो उसमें कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेट की हम डोमिनियन स्टेट लेके आते हैं। लेकिन जब खुद ये थे जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर मना कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करते हैं, हम और सिर्फ पूर्ण स्वराज की हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र 1929 का जो हम देखते हैं लाहौर घोषणा पत्र आता है, वो पंडित इसकी जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके अधिवेशन पूछ लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं 36 के अंदर फैजपुर के अंदर अधिवेशन किया, तो सारी बातें इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में थे, सारी बातें आपको मैंने अच्छे से भी जो पुरानी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फिक्स है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्वेश्चन, इस बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था एक क्वेश्चन इसके अंदर से आ गया था, ठीक।
और हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे पहले हम देखते हैं 1918 से चलती है और खेड़ा जो किसान सत्याग्रह था वहाँ से इसका स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व के रूप में भी ये आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उप प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा ही करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, तमाम सारी बातें हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारी देर के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत को एक करने के अंदर यानी भारत का एकीकरण करने के अंदर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। हम देखते हैं 3 स्टेट थे बड़े, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर स्टेट। इसके अंदर जो मेन जो जड़ थी यानी हैदराबाद स्टेट को कार्रवाई के माध्यम से ले लिया, ठीक, जूनागढ़ स्टेट को और कश्मीर स्टेट को जो रह गया था उसमें हम देखते हैं कि सारी प्रतिक्रिया सारा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे बात यूएन जाती है, सारी बातें हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें अपन बात की बात है। तो मेन जो है एकीकरण के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान माना जाता है। नेक्स्ट बात करूँगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। हम देखते हैं शिक्षा मंत्री बनते हैं भारत के और हम देखते हैं कि उसके बाद में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक वह इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम। ये फिक्स है दोस्तों क्वेश्चन इसके अंदर से एक इनकी पुस्तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अल बिलाग, ठीक, अल बिलाल, ये तमाम जितनी भी पुस्तकें हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की थी। और हम देखते हैं लास्ट जो पॉइंट है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और हम इनकी सारी पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनके जितना भी राजनीतिक, सामाजिक और जितना भी सारी बातें हम देखते हैं कि इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, BR अम्बेडकर साहब। तो ये 5 अपने पॉइंट अपने दे रखे। यानी वापस से एक बार मैं भारत के इतिहास का रिविजन करवा देता हूँ। तो सिलेबस सबसे पहले दोस्तों सिलेबस ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो गुप्त काल, मुगल काल में साहित्य व कला स्थापत्य का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। फिक्स है, आपके देखोगे क्वेश्चन हमेशा इसके अंदर से बनते हैं। और हम देखेंगे वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, तिलक साहब, ठीक है, और विपिन चंद्रपाल साहब, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, तीनों क्रांतिकारी है। ठीक है, तीनों अगर मैं देखूंगा क्रांतिकारी आते हैं। और हम देखते हैं क्रांतिकारी कब बनेगी। हम देखते हैं कि जब 1922 के अंदर जब चोरा चोरी कांड होता है और जैसे ही गांधी जी ऐसे ही आंदोलन को वापस ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे ये जितने भी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, भगत चरण वोरा, ये तमाम जो क्रांतिकारी थे सारे हम देखते हैं क्रांतिकारी की तरफ ये आगे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं पहले तो गांधी जी के साथ थे लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं क्रांतिकारी की तरफ ये आगे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुखदेव है, रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस जो ये अपने टॉपिक के अंदर आपके दे रखा है। दोस्तों ये था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब और BR अम्बेडकर साहब। तो ये 5 अपने पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये दोस्तों ये था भारत का इतिहास का। और लगभग मैं मानता हूँ भारत के इतिहास आप अच्छे से कर लेते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आगे की मैं बताऊंगा क्लासेज आपको कैसे कैसे लगेगी, सारे नोट्स के रूप में मैंने आपको सारा करवाऊंगा, सारी PPT बनवाऊंगा और सर और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा मैं आपके ये सारा करवाऊंगा। तो आपको देखोगे खुद भी कि सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें भारत के इतिहास की सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आपने देखा है सबसे पहले शुरू में, यानी अगर मैं बात करूँ 5 से 6 क्वेश्चन, कितने 5 से 6 क्वेश्चन आपको भारत के इतिहास के से ये पढ़ने पड़ेंगे। आपको जरूरी है, आपको पढ़ने ही इसके अंदर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कम पढ़ो लेकिन आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं और क्वेश्चन RPSC किसी में से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगी। आप देखोगे किसी पेपर में तो दयानंद सरस्वती के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही पेपर में, ठीक, किसी पेपर में राजा राम मोहन राय से दे रखे हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक, और आप देखोगे कि गुप्त कला से 2 क्वेश्चन दे रखे किसी पेपर के अंदर। तो आप देखोगे पुराना पेपर का आकलन करो एक बार, आप जो क्वेश्चन हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, सारी चीज़ें आपको पेपर है, आप देखो बाकायदा कैसे RPSC क्वेश्चन पुटअप कर रही है, तो आपको स्वतः ही क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि जैसे आप पेपर देखोगे ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, क्वेश्चन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और सब चीज़ें आपको इसमें अंदर पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको ये चीज़ें। और मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको ये करवा दूंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, साथ में आपको एक MCQ के माध्यम से सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। हाँ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। अब आता है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास की, राजस्थान का इतिहास, इसमें हम देखेंगे कम से कम 7 से 8 कितने 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसके अंदर से बनते हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है राजस्थान के इतिहास का। ठीक है, और आज ध्यान रखना कि जो ये प्राचीन सभ्यता है,
प्राचीन सभ्यता आपने दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैरहाट। यही 4 आपको याद करनी है, रटनी है, ठीक है, याद करनी है। और आप देखोगे हर एग्जाम के अंदर, हर ग्रुप के अंदर आपको इसके अंदर से आपको क्वेश्चन ही 100% आते हैं, ठीक है। कालीबंगा से फिक्स क्वेश्चन, आहड़ से फिक्स, गणेश्वर से फिक्स है और बैराट से फिक्स है, यानी इनके उत्खनन कार्य पूछ लेंगे, खोजकर्ता पूछ लेंगे, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ ये पूछ लेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे ये तमाम सारी चीज़ें हम देखेंगे, सारी चीज़ें आपको चारों टॉपिक आपको चारों पॉइंट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, इन 2 क्वेश्चन भी इसके अंदर से पूछ लेते हैं लगभग। अगर मानता हूँ एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो ये रहता है कि इसमें से आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। और आप देखोगे गुर्जर प्रतिहार से उपाधि पूछ लेते हैं इस बार जो क्वेश्चन आया था उपाधि से आ गया हरिश्चंद्र। जो गुर्जर प्रतिहार का पहला राजा था वो था हरिश्चंद्र, जिसे रोहिल सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार से पूछ लेंगे। इसके अंदर से टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे, उपाधियाँ। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो उपाधियों से बनते हैं, ठीक है, राजाओं के कालक्रम से बनते हैं, राजाओं के कालक्रम से बनते हैं। ये चीज़ें सारी बातें हैं, आपको सारी आप देखोगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश से ये सारी चीज़ें पूछी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अजमेर का चौहान वंश। कौन सा? अजमेर का चौहान वंश फिक्स है कि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अजय हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है सारी उसके अंदर सारा दे रखा है आपके, ठीक है। उनके साहित्य पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अजमेर के चौहान वंश से भी क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, 4th पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। क्या है? दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। तो हम देखेंगे मेवाड़ के साथ संबंध, रणथंभौर के साथ संबंध और जालोर के साथ संबंध कैसे थे। इन 3 पॉइंट्स अपन को ही ये याद करने ही पड़ेंगे। जालोर के अंदर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, वो अपने जालोर का नाम चेंज कर जलालाबाद कर देता है, ठीक। रणथंभौर के अंदर हमीर का जो शासनकाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और हम देखते हैं मेवाड़ के अंदर जो राजा हुए उसके अंदर मेन जो सल्तनत के साथ किसके साथ, सल्तनत के साथ संबंध हुए, वही आपके अंदर इसको याद करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा इसको टॉपिक को, आप बिल्कुल आप बने रहें। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है राजस्थान और मुगल का, उसमें हम देखेंगे फिक्स अपने पॉइंट दे रखे हैं, फिक्स और फिक्स राजा के नाम दे रखे हैं, अपन को याद करने। राणा सांगा, ठीक है, इस बार पूछ लिया राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कीका कौन है, तो देखते हैं कि बचपन का नाम कि भाई कीका कहते हैं, लेकिन हम देखोगे मेवाड़ के अंदर हर बच्चे को क्या बोलते हैं? कीका ही कहते हैं। तो महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। मानसिंह आमेर, जो मानसिंह आमेर है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, फिक्स। और मानसिंह तो काफ़ी फेमस है, ठीक है। और हम देखते हैं कि एक कहावत भी है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, ठीक है, आमेर की शिला माता, लायो राजा मान। तो फिक्स है, आप देखोगे कि मान सिंह तो बहुत आमेर का काफ़ी प्रतापी राजा हुआ है, ठीक है। तमाम युद्ध लड़े इसने, युद्धों में हम देखते हैं कि तमाम युद्धों के अंदर उन्होंने जीत हासिल की है, ठीक। तो मान सिंह का तो भयंकर नाम है। और हम देखते हैं कि ये अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ का हर बच्चा मान सिंह को जानता है। तो ये सारी बातें हैं मान सिंह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रसेन मारवाड़ का, हम देखते हैं प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन दे रखा है अपने सिलेबस में। राय सिंह बीकानेर है, ठीक है, राय सिंह जो हम देखते हैं कि जो प्रशासक बनता है जोधपुर का, 2 साल प्रशासक रहता है। फिर हम देखेंगे राज सिंह मेवाड़, जो कि राज सिंह प्रशस्ति काफ़ी फेमस है, और औरंगजेब के साथ इनका वो वाद विवाद हुआ था। सारी बातें हम देखते हैं कि इस टॉपिक सब चैनल के माध्यम से सारा पढ़ेंगे। तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, हर टॉपिक को छोटा छोटा आपको याद ही अच्छे से याद करना है, सारी बातें आपको मेंशन करते हुए चलना है। अब दोस्तों जो टॉपिक है वो है मॉडर्न राजस्थान से। कहाँ से टॉपिक है? मॉडर्न राजस्थान से, मॉडर्न राजस्थान से। और हम देखेंगे कि टॉपिक दे रखे 1857 क्रांति, राजनीतिक जागृति, किसान व जनजाति आंदोलन, ठीक है, फिक्स है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, किसान में से एक आएगा, प्रजामंडल से एक आ जाएगा, और राजस्थान का एकीकरण से एक आ जाएगा। तो ये फिक्स है, क्वेश्चन इसके अंदर से पूछेंगे ही, क्योंकि ये चारों टॉपिक है, ये एक प्रकार से राजस्थान के मॉडर्न राजस्थान के लिए ये रीढ़ की हड्डी है, 4 टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का इंट्रीगेशंस, प्रजामंडल आंदोलन उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। राजस्थानी किसान आंदोलन के हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, ठीक है, ये तमाम जितने भी किसान आंदोलन, जनजाति हम देखते हैं, गोविंद गुरु, ठीक है, ये सारे जितने भी है गोविंद गुरु वाले, तो सब चीज़ें इसके अंदर आपके सिलेबस में दे रखी है। तो आपको ये चीज़ें बेसिक तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। फिर हम देखें 1857 क्रांति
और राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति में हम देखेंगे जितने भी अखबार है, ठीक, संगठन है, जो बने हैं राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जितने भी अखबार आपने दे रखे हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करते हुए चलनी है, क्योंकि आप पुराने पेपर्स देखोगे सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन मिलेगी। तो आपको एक एक बारीकी से, और खासकर आपको इतिहास पे भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 15 में से अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, क्योंकि पोस्टें कम है इस बार, तो आपको 10 क्वेश्चन तो मिनिमम, आप बता रहा हूँ 10 तो आपके क्वेश्चन होने ही जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना इतिहास के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे अपन, हाँ, अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति। इसमें से अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके अंदर से, दोस्तों मैं 1 से 2 क्वेश्चन, सॉरी, 1 से और 2 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछेंगे। और आप देखोगे कला संस्कृति का पार्ट बहुत सारा दे रखा है, लेकिन अपन को फिक्स इसकी ही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लोक देवता, लोक देवी पूछ लेंगे, इजी सा टॉपिक है। राजस्थान के संत पूछ लेंगे, दादू दयाल, जितने भी ये बड़े बड़े संतु हैं। दुर्ग महल मंदिर, अब वो देख के जाना ही पड़ेगा सारा। और चित्रकला इसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछ लेता है आरपीएससी। और प्रमुख मेले त्योहार, तो आपको कुछ छोड़ना तो है नहीं, लेकिन पढ़ना थोड़ा थोड़ा आपको सारा ही पड़ेगा। और मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव किताब भी बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ इसके अंदर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, देश वेशभूषा और आभूषण आपके दे रखे हैं। लोक संगीत और लोक नृत्य आपके दे रखे हैं, क्योंकि पिछली बार आरपीएससी जो ग्रुप सी का जो हमारा पेपर हुआ था उसके अंदर लोक नृत्य पूछ लिया था, और लोक देवता इसके अंदर पूछ लिया था। रामदेव जी के बारे में पूछ लिया था, तेजा जी की पत्नी पूछ ली थी। ठीक है, इसमें से, इस टॉपिक में से तो हम देखेंगे जो लोक देवता, इसके अंदर से हम देखते हैं कि तेजा जी से पूछ लिया था ग्रुप सी के अंदर कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है, तो पेमल देश की पत्नी का नाम था। और एक टॉपिक हम देखते हैं कि रामदेव जी से पूछ लिया। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि इसके अंदर आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको देखोगे सारी टॉपिक्स आपको ही पढ़ने इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा व साहित्य पूछ लेंगे। तो ये अपने सिलेबस था इतिहास पर। हम देखते हैं कि जो 15 क्वेश्चंस बनते हैं टोटली, और इस 15 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको सही करने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, और आपको एक एक टॉपिक के माध्यम से सारी पॉइंट्स सारे करवाते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो आपको लगभग आज तारीख हो गई है नवंबर की, हम देखते हैं कि 24 नवंबर हम देखते हैं तारीख हो गई है। और लगभग अगर मैं मानता हूँ 24 नवंबर 2024 से आप देखोगे कि 24 नवंबर 2024 आज तारीख हो गई है, लगभग मैं मानता हूँ जनवरी 15 तक, कब, जनवरी 15 तक आपको इस हिस्ट्री का सिलेबस मैं कम्प्लीटली करा दूंगा। ठीक है, 15 जनवरी से पहले ये सारा कम्प्लीटली मैं, अगर मैं बात करूं तो इतिहास के टोटल अगर मैं देखूं, टोटल अगर मैं देखूं तो कम से कम दोस्तों 30 से 35 या 40 क्लास पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि इतनी तो आप देखो राजस्थान थोड़ा ज़्यादा है, 30 से और 40 क्लास में आपको ये सारा इसके अंदर करवा देंगे। ठीक है, ये सारा अपना रहेगा। और सबसे पहली क्लास आप देखोगे, एक तो हिस्ट्री की क्लास चलेगी पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इस मेरे प्रोग्राम की रहेगी कि इसकी सबसे पहले हम देखते हैं व्याख्या कराएंगे। सबसे पहली चीज़ व्याख्या है। सेकंड है रिवीजन, इसके अंदर करवाएंगे। और हम देखेंगे तीसरा हम देखेंगे कि एमसीक्यू इसके अंदर कराते हुए आपको चलेंगे साथ में, हर टॉपिक के साथ में ये तीनों टॉप पॉइंट्स का हम साथ में लेते हुए चलेंगे। और आपकी एक लास्ट में जाके जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी सारी एक रिवीजन क्लास लगवाएंगे, सारी चीज़ें आपको याद कराते हुए हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कि आपको खुद भी याद चीज़ें होती जाएगी। आप इस चैनल से जुड़िए और ये सारी बातें हैं। 30 से 40 क्लास में अगर मैं बात करूँगा तो लगभग तो ये सारी हिस्ट्री आपकी कम्प्लीटली हो जाएगी। दोस्तों ये था हिस्ट्री का पार्ट। और आप देख रहे हो कि आपको नीड है, यानी एक लगभग एक सामान्य व्यक्ति है, अगर साइंस का बंदा है और एक आर्ट्स का बंदा है, तो अगर मैं बात करूं तो साइंस का बंदा है उसके लिए 10 में जो 15 क्वेश्चन है, 15 में से कम उसके 11 से 12 क्वेश्चन उसके नीड होने जरूरी है। और अगर आर्ट्स का बंदा है इसको 13 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही ज़रूरी है, 13 तो आपको सही होना तो बिल्कुल ही ज़रूरी रहेगा। दोस्तों ये था हिस्ट्री का पोर्सन। और आप देखोगे कि अगर अब मैं जो भी है आने वाली क्लासें कौन कौन सी आएगी, आप देखोगे कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको एक क्लास तो इतिहास की लगाई जाएगी,
एक तो इतिहास की क्लास लगेगी, ठीक है, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासें। और एक आपकी क्लास लगेगी गणित की। कौन सी क्लास लगेगी? एक क्लास लगेगी गणित की 1 दिसंबर से। कब से लगेगी? 1 दिसंबर से आपकी गणित की क्लासें लगेगी। एक आप देखोगे करंट की जो क्लास है वो हर मंथ आएगी। कौन सी आएगी? हर मंथ। हर मंथ आपकी जो है करंट की क्लास आएगी और इसके अंदर बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पे सारा पढ़ा जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, अगर मैं बात करूंगा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि टोटल 5 क्लास और रही है। कितनी क्लास रही है? 5 क्लास रही है। और 5 क्लास होने के बाद में आपकी सारी कंप्लीटली मैनेजमेंट भी हो जाती है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़ना है, यानी इतिहास आपका स्टार्ट करा देंगे अभी से। तो जनवरी और क्या आराम से सारी कंप्लीट जनवरी माह तक में सारी कंप्लीट इतिहास आपको मैं अच्छे से करवा दूंगा। सेकंड चीज़ है कि गणित आपको अच्छे से करवा देंगे। 1 दिसंबर से गणित चालू हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 2024, यानी हम देखेंगे 1 जो दिसंबर से गणित चालू हो रही है आपकी, ठीक है। तीसरी अगर बात करो करंट हर मंथ आपकी आएगी। और मैनेजमेंट अगर मैं बात करूंगा तो मैनेजमेंट के अंदर 5 क्लास रही है, उसके बाद में कंप्लीटली आपकी मैनेजमेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये था, और आपने देखा कि एक एक चीज़ को हमने बारीकी समझा है। इतिहास की जो चीज़ें हैं सारी आपको बता दी मैंने। आप पेपर्स भी देख लेना, सारी चीज़ें आपको सब समझ में आ जाएगी। और ये चीज़ें करते हुए चलोगे तो आपके 15 में से 13 क्वेश्चन, तो आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि हम एक क्वेश्चन किए तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन तो किसी ना किसी का आपका देखोगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका बहुत टफ पूछ लेता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा मैनेजमेंट, और हमारा सब कुछ ये इसी रणनीति पर हम काम करेंगे। और दोस्तों आप बने रहें स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर, उसमें आप बने रहें, क्योंकि हम पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से, यानी एग्जाम से पहले तक सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारा हम आपको करवाएंगे। तो आप चैनल में बने रहें। रजत खंडेलवाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।